अंकित, नम्रता, वीर और राजू सुंदरवन जंगल की सीमा पर खड़े हुए अपनी खराब कार को देखे जा रहे थे। राजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस खटारा कार को लेने के लिए, लेकिन पता नहीं तुम्हें यह कार इतनी पसंद है। मत भूलो अंकित, हम इस कार से मुंबई से सुंदरवन तक ट्रेवल करके आए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे जाएंगे कैसे? गई भैंस पानी में, मेरा मतलब हम अब जंगल में कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। तभी उन चारों के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। वैसे भी आप इस कार से इस जंगल से नहीं घूम पाते साहब। सामने एक लंबी चौड़ी कद काठी वाला व्यक्ति एक जीप ले खड़ा था। उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम है साहब, मैं गाइड भी हूँ और ड्राइवर भी। अगर आपको इस जंगल में घूमने का मजा लेना है तो मेरी जीप में बैठ जाइए। यहाँ आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट मेरी जीप में ही बैठकर इस जंगल की सैर करते हैं। वो चारों उस टूरिस्ट की जीप पर सवार हो गए। उस जीप को जंगल के कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ाने लगा। तभी उन चारों की नजर जंगल के अंदर बनी हुई एक पक्की सड़क पर गई। यह पक्की सड़क कहाँ जाती है, यह सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। साहब, यह सड़क हाल फिलहाल ही बनी है, आप उस सड़क पर मत जाइए। हम इस रास्ते से जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम उसी सड़क से जाएंगे। साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। इस जंगल में कभी कभी अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। हम एडवेंचर पर निकले हैं, हमें रहस्यमय घटनाओं को देखना है। जीप के काफी दूर चलने के बाद अचानक जीप रुक जाती है। तुमने जीप क्यों रोक दी? तुरंत जीप से उतर कर देखने लगा। ओ, कितनी खूबसूरत और बड़ी हवेली है। अंकित की बात सुनकर तीनों दोस्त आश्चर्य से उस हवेली को देखने लगे। तुमने बताया नहीं कि यह एक सुंदर वीरान हवेली है? शायद यह हम जैसे टूरिस्ट के लिए किसी बड़े आदमी ने बनवाया होगा। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ी स्त्री उन सबको घूरने लगी। कौन हो तुम सब? यहाँ की कोई पुलिस वाली हो क्या? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस हवेली के अंदर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ इस हवेली का नाम और निशान तक नहीं था। वह आपने शिकार फंसाने के लिए ऐसा ही करती है। तो तुम यह कहना चाहती हो कि यह हवेली कुछ देर पहले अपने आप बनकर तैयार हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत उन सब की ओर देखकर भारी आवाज में बोली। नशा, उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तभी वहां पर अचानक से बारिश शुरू हो गई। चलो सब अंदर चलते हैं। इस जंगल की बारिश कहीं हमें बीमार न कर दे। कुछ ही देर बाद अंकित, नम्रता, वीर और राजू आश्चर्य भरी नजरों से उस पूरी हवेली को देख रहे थे कि तभी उनके कानों में उस ड्राइवर की आवाज टकराई। आप सबसे अभी तक कह देता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हम सबको यहाँ से वापस चलना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, देख ड्राइवर, तुम गांव वाले आज भी पुराने जमाने में ही जीते हो। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वीर सही कह रहा है। बाहर बारिश हो रही है और रात भी होने वाली है। हमें रात बिताने के लिए इस वीरान हवेली से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती। और तुम देख नहीं रहे कि इस हवेली के अंदर हमारी जरूरत की हर एक मौजूद है। वही सब तो देखकर मैं आप सबसे कह रहा हूँ। कहते ही है कि इस इलाके में एक जिन रहता है साहब, और जिस हवेली में आप खड़े हैं, विश्वास कीजिए मैंने इस हवेली के बारे में कभी नहीं सुना। बल्कि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि रात यह हवेली बनकर तैयार कैसे हो गई। देखो ड्राइवर, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो और सुबह 9 बजे आप आ जाना। हम चारों तुम्हें यहीं जिंदा मिलेंगे। डरता हुआ ड्राइवर उस हवेली के बाहर निकल गया। वह हवेली से बाहर निकल गया था कि तभी उसके कान से एक अजीब सी आवाज टकराई। इर्द गिर्द काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़े ही भयानक मानव का रूप धारण कर लिया, जिसका शरीर केवल आधा ही था। उस भयानक मानव की एक हाथ और एक ही पैर था, और एक पैर था ही नहीं पर
वह अपनी एक लाल आँख से उस ड्राइवर को घूरने लगा। कौन हो तुम? देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तभी वह आधा भयानक, मानो बिजली की रफ्तार से उसके नजदीक आ गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उस ड्राइवर के शरीर पर रखा, अचानक उसका शरीर से अलग हो गया और कंकाल में परिवर्तित हो गया। अंकिता, जो कि नम्रता से बात कर रही थी, अचानक चौंकी हुई नम्रता से कहती है, नम्रता, नम्रता, तुम्हें किसी की चीख सुनाई दी? अंकित, तेरे कान बज रहे होंगे। तभी राजू तीनों की ओर देखकर कहता है, देखो भाई, जंगल के उबड़-खाबड़ रास्ते से सफर करके मेरे तो पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चला सोने, तुम चार अपना अपना कमरा चूज कर लो। कुछ ही देर बाद वह चारों अलग अलग कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। नम्रता की आंख लगी ही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई उसके पास खड़ा हो। नम्रता ने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो उसने देखा कि सामने राजू खड़ा उसे घूर रहा था। यह क्या बदतमीज राजू, तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नम्रता, क्या दिखाना चाहते हो? एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। राजू नम्रता को हवेली के बाहर ले गया। बाहर तो कुछ नहीं है। तभी अचानक राजू एक तेज धमाके के साथ आधे मानव और में परिवर्तित होकर नम्रता को घूरने लगा। अपने सामने उस भयानक आधे दिखने वाले मानव को देखकर नम्रता बुरी तरह से चीखने लगी। नम्रता की चीख सुनकर राजू, वीर और अंकित घबराते हुए हवेली के बाहर आ गए। तभी उस आधे भयानक मानव ने अपने भयानक पंजे से नम्रता का गला पकड़ लिया। नम्रता के शरीर का मांस भी उसके कंकाल से अलग हो गया और वह कंकाल में परिवर्तित हो गई। इस भयानक दृश्य को देखकर अंकिता चीखती हुई बोली, इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। अंकिता ने इतना कहा ही था कि तभी वह आधा मानव बिजली की रफ्तार से अंकिता के करीब आ गया। अचानक एक तेज धमाके के साथ अंकिता के शरीर के परखच्चे उड़ गए। राजू और वीर बुरी तरह से कांपने लगे कि तभी वह बूढ़ी स्त्री हाथ में लालटेन लिए वहां पहुंच जाती है। उसके आते ही वह भयानक मानव धुआं बन वहां से गायब हो जाता है। जल्दी से यहाँ से चलो, मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। कुछ देर बाद वीर और राजू जंगल में एक झोपड़ी के अंदर खड़े थे। राजू कांपता हुआ उस बूढ़ी औरत से कहा, आखिर वह कौन था, वो भयानक आधा दिखने वाला मानव? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें वहां से यहाँ जीवित ले आई। उसने हमारी आंखों के सामने हमारी दो दोस्त अंकिता और नम्रता को मार डाला। आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों वह आपको देखकर गायब हो गया। कौन है वह बूढ़ी औरत? अजीब अंदाज में, भारी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, नस्जिन। नस्जिन एक तरह से एक जिन होता है। जब कोई जिन किसी इंसानी औरत के शरीर से संबंध बनाता है और उस औरत का जो बच्चा पैदा होता है वह आधा जिन और आधा इंसान होता है। उसका आधा शरीर नजर नहीं आता और जो आधा शरीर नजर आता है वह बहुत भयानक हो चुका होता है। वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप उसके बारे में इतना कैसे जानती हैं? क्योंकि वह मेरी ही संतान है और मेरा नाम नीलिमा है। 50 साल पहले मैं सुंदरवन के घने जंगल को गौर से देख रही थी कि तभी मेरा दोस्त राहुल मुझसे कहता है, हमें लगता है कि आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, जंगल में रात में कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। तभी अचानक एक बूढ़ा वहां पर जाकर हम दोनों को घूरने लगता है। तुम दोनों अभी तक इस जंगल के बाहर नहीं निकले। यहाँ रात के समय रुकना मना है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। तुम जिन नहीं जानती कि यह इलाका एक जिन से ग्रसित है। कहते हैं कि इस इलाके में रात में जो भी रुकता है वह सुबह तक जीवित नहीं बचता। अपनी और अपने दोस्त की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ी वहाँ से चला गया। राहुल ने मुझसे कहा, मुझे तो बूढ़ा कोई पागल लगता है। यहीं पर टेंट लगाते हैं। और राहुल जंगल में ही टेंट लगाकर सो गया। आधी रात के बाद अचानक मेरी कानों में राहुल की चीख सुनाई दी और मैं
जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकल कर आई मेरे सामने राहुल की लाश पड़ी हुई थी। तभी अचानक मैं तेज रफ्तार से उड़ती हुई टेंट के अंदर अपने आप चली गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे शरीर को बुरी तरह से नोच रही हो। मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने पेट को देखकर बुरी तरह से डर गई, क्योंकि मेरे पेट में उस जिन्न की संतान थी। उसके बाद मैं चाहकर भी इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाई पहले, और अब मेरी संतान मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाने देती। इतना कहकर अचानक से वह बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। अगले ही पल वहाँ काला धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते वह काला धुआं उसी भयानक आधे दिखने वाले मानव में परिवर्तित होकर राजू और वीर को घूरने लगा। कुछ ही क्षणों में उन दोनों की चीख सन्नाटे को छीन गई और उन दोनों के कंकाल जंगल में पड़े हुए थे।